बहुत मजबूत ये गठबंधन टीम इंडिया का हुआ है, राष्ट्रीय स्तर पे हुआ है। हरियाणा के अंदर, दिल्ली के अंदर, गुजरात के अंदर, गोवा के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर जो ये बना है फार्मूला, इस फार्मूले के तहत आज भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से घबराई। हरियाणा में 10 की 10, दिल्ली में 7 की 7 सीटें अब टीम इंडिया को आने वाली है। इंडिया गठबंधन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है। हम शुरू से इंडिया गठबंधन की सफलता के लिए काम करते आए हैं और हालांकि कि कांग्रेस से बातचीत में फाइनल सीट शेयरिंग होने में कुछ समय लगा, लेकिन आम आदमी पार्टी शुरू से ये स्पष्ट करती आई है कि हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं और हम साथ में ही चुनाव लड़ेंगे। के जरिए से बीजेपी गवर्नमेंट मर जाएगी असम में। मोदी जी को, बीजेपी को, एनडीए को जबरदस्त टक्कर देगा और हमारी पार्टी 3 सीट जीतने के बाद हम लोग जाके इंडिया महागठबंधन को सपोर्ट देंगे। गठबंधन का सहारा चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार के घोटाले हुए हैं दिल्ली में और अरविंद केजरीवाल जी जिस प्रकार से जो ईडी के समन आ रहे हैं उससे भाग रहे हैं, उनके 2 सहयोगी, उन्हीं के मंत्री जेल में हैं, बेल नहीं मिल रही और कोई जवाब नहीं है उनके पास दिल्ली में जो शराब घोटाला हुआ है, इसलिए वो शायद घबरा रहे हैं और जानते हैं कि उनकी विश्वसनीयता दिल्ली में भी घट गई है, अन्य राज्यों में भी है नहीं। एक कहावत सुनी होगी आपने, चोर चोर मौसेरे भाई, और यही हो रहा है अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घोर निराशा में है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जिनको बोलते थे इनको जेल भेजना है, इन कांग्रेसियों को जेल भेजना है, सोनिया जी को, राहुल जी को, अब उन्हीं के चरणों में लेट गए हैं। सीटों से जुड़ी हुई भावनाएं होती हैं, राज्य में लोगों की होती हैं, राज्य से जुड़ी हुई भावनाएं होती हैं, तो वो सब बातें चलती रहती हैं साथ साथ। लेकिन एक जो लार्जर गोल है कि हमें केंद्र में सरकार में आना है और इनको हटाना है, तो उसके लिए कई बार समझौते करने पड़ते हैं। तो डील हुई डन, इंडिया में आएगा क्या दम। 5 राज्यों पर सीटों का फॉर्मूला आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने तय कर दिया। औपचारिक ऐलान, बाकायदा सीटों के फॉर्मूले जो तय किए गए हैं उसी आधार पर अब एक पिक्चर निकलकर सामने आई। पहले उस पिक्चर पर आए। 5 राज्यों में सीटों के फॉर्मूला जो तय किया गया है उसके मुताबिक पहले दिल्ली का आंकड़ा समझिए। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, मैं चाहूंगा अपने सहयोगी से जरा शुरू से इस पूरे पिक्चर को ये देखिए। कांग्रेस 3 सीटें और आम आदमी पार्टी 4 सीटें, यह दिल्ली का फॉर्मूला है। कुल होती हैं 7 सीटें, यानी आम आदमी पार्टी को 1 सीट ज्यादा मिली। अब आते हैं हरियाणा पर। हरियाणा का फॉर्मूला यह तय हुआ कि कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस मजबूत है हरियाणा में और आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिलेगी, यानी कुल सीटों की संख्या हो गई 10। अब 5 राज्यों में से एक राज्य है गुजरात। गुजरात में कांग्रेस 24 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर लड़ेगी और इस राज्य की कुल सीटें हैं 26। ऐसे ही गोवा का भी जिक्र कर लेते हैं। गोवा का फॉर्मूला यह है, वहां 2 सीटें हैं और 2 की 2 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, आम आदमी पार्टी यहां चुनाव नहीं लड़ेगी। अब इसी फॉर्मूले के आधार पर चंडीगढ़ में 1 सीट है और 1 की 1 सीट पर कांग्रेस लड़ेगी। आम आदमी पार्टी ने वहां से अपनी दावेदारी हटा दी। यह एक गणित है 5 राज्यों का, कौन कहां से कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। अब आते हैं एक और आंकड़े पर। अब सवाल यह कि दिल्ली में बीजेपी कितनी मजबूत है। दिल्ली में बीजेपी आखिरकार कितनी मजबूत है उसका भी जिक्र कर लेते हैं।
2019 लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखें तो बीजेपी 7 सीटें जीती थी, 7 की 7, और बीजेपी को वोट मिले थे करीब 57%। तब उस वक्त 57% वोट मिले। कांग्रेस को मिले करीब 22.5%, जबकि आम आदमी पार्टी को मिले करीब 18%। और इस लिहाज से अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को हम जोड़ भी देते हैं तब भी वोट प्रतिशत उतना नहीं पहुंचता। मैं 2019 के आंकड़ों का जिक्र कर रहा हूं। लोकसभा चुनाव में तब बीजेपी को 7 सीटें और 56% से ज्यादा, करीब 57% वोट मिले थे। इस लिहाज से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के इन आंकड़ों को जोड़ भी देते हैं तब भी 41% के आसपास वोट प्रतिशत बैठता है, जो कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के मुकाबले अगर बीजेपी को देखें तब भी यहां पर मजबूती दिखाई देती है। लेकिन एक खबर और भी आई कि 29 फरवरी को बीजेपी अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। भले ही आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और सपा में डील डन हुई हो, गठबंधन बन गया हो, लेकिन एक कहानी यह भी है कि यूपी की यात्रा में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक साथ दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव भी शामिल हो रहे हैं। और यूपी का गणित यह बताता है कि उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी भारी है। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कुछ आंकड़े भी लगातार हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले कुछ राजनीतिक बयान और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। देखिए, शुरू से आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है। हम शुरू से इंडिया गठबंधन की सफलता के लिए काम करते आए हैं और हालांकि कि कांग्रेस से बातचीत में फाइनल सीट शेयरिंग होने में कुछ समय लगा, लेकिन आम आदमी पार्टी शुरू से यह स्पष्ट करती आई है कि हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं और हम साथ में ही चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल उनकी भावना है, ये समझ में आती है। सबकी भावनाएं होती हैं, सीटों से जुड़ी हुई भावनाएं होती हैं, राज्य में लोगों की होती हैं, राज्य से जुड़ी हुई भावनाएं होती हैं, तो वो सब बातें चलती रहती हैं साथ साथ। लेकिन एक जो लार्जर गोल है कि हमें केंद्र में सरकार में आना है और इनको हटाना है, तो उसके लिए कई बार समझौते करने पड़ते हैं। बहुत मजबूत ये गठबंधन टीम इंडिया का हुआ है, राष्ट्रीय स्तर पे हुआ है। हरियाणा के अंदर, दिल्ली के अंदर, गुजरात के अंदर, गोवा के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर जो ये बना है फार्मूला, इस फार्मूले के तहत आज भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से घबराई हुई है। हरियाणा में 10 की 10, दिल्ली में 7 की 7 सीटें अब टीम इंडिया को आने वाली है। टीम इंडिया के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ है, ये इसी से घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी अब अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करना चाहती है, वो मैसेज भिजवा रही है। तो आज ये लोकतंत्र की बहाली के लिए चुनाव है। आज इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है। उसमें गुजरात में से भरूच सीट हमको देने की जो घोषणा हुई है, उससे हम बहुत खुश हैं। हम आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी, संदीप पाठक जी, भगवत मान जी, सबका आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही साथ में कांग्रेस के भरूच के लीडर, प्रदेश के लीडर और राष्ट्रीय लीडर का भी आभार व्यक्त करते हैं और हम उनको विश्वास देते हैं आने वाले दिनों में उनका मान सम्मान के साथ हम साथ में बैठ के उनको विश्वास में लेके भरूच लोकसभा में हम उतरेंगे। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके पूरे देश की विपक्षी पार्टियों को दबाने वाले तानाशाहों को हराने के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने लोकतंत्र को बचाने के लिए बड़े मन से, बड़े दिल से एक समझौता किया है। इंडिया गठबंधन के तले चुनाव लड़ने का जो फैसला आज किया है, बहुत ही मनोबल बढ़ाने वाला फैसला है। बिल्कुल, देखो, ये गठबंधन देश को बचाने के लिए हुआ है। पार्टी से ऊपर बड़ा देश है। और जिस तरह से चंडीगढ़ में आपने देखा होगा कि 36 सिर्फ वोट इंडिया गठबंधन के 36 वोट में से भी इंडिया गठबंधन का मेयर बनता था, उसमें भी धांधली की और भाजपा ने सिर्फ मेयर के चुनाव में पूरे देश को, दुनिया के
तौर पर सीसीटीवी से बदनाम करवा दिया, सुप्रीम कोर्ट की वजह से लोकतंत्र बच गया। अरविंद जी ने पहले से ही कहा था कि इंडिया गठबंधन में हम किसी भी हाल में रहेंगे। भरूच लोकसभा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, तो कोई भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। वैसे भी पूरे देश में कांग्रेस टूट गई है, प्रादेशिक पक्षों का कोई ठिकाना नहीं है, और ये भारतीय जनता पार्टी के सामने अभी से नहीं कई समय से गठबंधन कर रहे हैं, लेकिन उसमें सक्सेस नहीं जा रहे हैं, और आने वाले समय भी देखना वो चुनाव तक वो टिकेंगे नहीं। एक कहावत सुनी होगी आपने, चोर चोर मौसेरे भाई, और यही हो रहा है अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घोर निराशा में है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जिनको बोलते थे इनको जेल भेजना है, इन कांग्रेसियों को जेल भेजना है, सोनिया जी को, राहुल जी को, अब उन्हीं के चरणों में लेट गए हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की निराशा शब्दों में नहीं बताई जा सकती। उधर कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हताश हैं। जिन कांग्रेस को गाली दे देकर 15 साल की सत्ता से हटाया था अरविंद केजरीवाल ने और आम आदमी पार्टी ने, आज वही अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी जी के साथ रोटियां तोड़ रहे हैं। तो आंकड़े बड़े दिलचस्प हैं, और इन्हीं आंकड़ों के इर्द गिर्द आज हम चर्चा भी करेंगे। डील तो डन हो गई, लेकिन लड़ाई यहां से अभी शुरू होगी, एक नई लड़ाई। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ अनिल गोयल साहब जुड़े हुए हैं, बीजेपी के अनुभवी चेहरे हैं। डॉक्टर सुधा मिश्रा, कांग्रेस का तेजतर्रार चेहरा। हमारे साथ नरेंद्र सोनी साहब हैं, आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं शाफिन कुरैशी साहब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुधा जी, इस चर्चा की शुरुआत आपके साथ। तो आखिरकार बीरबल की खिचड़ी पक ही गई, नहीं? जिसे बीरबल की खिचड़ी कहा जा रहा था कि कभी पकेगी नहीं, आखिरकार डील बन गई। बहुत बहुत बधाई हो आपको। लेकिन लड़ाई यहां से शुरू होती है, पार्टी के भीतर भी और पार्टी के बाहर भी। जी नहीं सूरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज अपने चैनल पे हमें समय देने के लिए कि आपने मुझे बैठाया इस पैनल में। और आपके प्रश्न मुझे बहुत, हमेशा क्योंकि आप जो प्रश्न देते हैं वो कहीं ना कहीं तथ्यों को इंडिकेट करते हैं कि आपको कहना क्या है और आप क्या सुनना चाहते हैं और लोग, दर्शक क्या जानना चाहते हैं। खिचड़ी पक गई तो ये अच्छी बात है ना, लेकिन बात इसकी है कि ये खिचड़ी कह कौन रहा था। अभी आपने सुनाया हमें जितनी भी बातें, उसमें आदरणीय मनोज तिवारी जी कुछ कह रहे थे, और वो जिस कहावत का प्रयोग कर रहे थे, उन्हीं की पार्टी ने उस कहावत को असंवैधानिक बता रखा है शायद। तो ऐसे लोग जो संविधान के सदन में खड़े होके जिन शब्दों को बैन करते हैं उनका ही इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे लोग क्या देश का संविधान चला पाएंगे क्या? तो ऐसे लोगों से इस देश को आप उन काबिल प्रवक्ताओं में से हैं जो पढ़ लिख कर आते हैं। तो आप जानते हैं चुनाव नारों से नहीं जीता जाता ना, चुनाव जीता जाता है गणित से, आंकड़ों से, केमिस्ट्री से, है ना? जी। तो मैं कुछ आंकड़े रख देता हूं, फिर उन आंकड़ों पर अगर हम तफ्तीश से चर्चा करेंगे तो फिर जनता को भी क्लियर होगा। जैसे मैंने कहा कि आपने गठबंधन किया आम आदमी पार्टी के साथ, दिल्ली में 3 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी और आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर लड़ेगी। 4 सीटों पर, ठीक, कुल मिलाकर 7 सीटें हैं। ठीक, मैं गलत तो नहीं? अब मैं एक आंकड़ा आपके सामने रखूंगा दिल्ली का ही। दिल्ली के आंकड़ों को हम देखें और समझें तो 2019 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, यह देखिए 7 की 7 सीटें बीजेपी ने जीती थी। ठीक, और वोट प्रतिशत पर गौर फरमाइएगा, करीब 57% के आसपास बीजेपी को दिल्ली में वोट मिला। और फिर इसके बाद कांग्रेस के आंकड़ों को देखिएगा, कांग्रेस को महज 23% के आसपास वोट मिलता है, 22.5%, और आम आदमी पार्टी को मिलता है करीब 18% वोट। कुल मिलाकर आप दोनों के आंकड़ों को हम जोड़ भी लें तब भी 41% से आगे आप नहीं बढ़ते, और बीजेपी के पास करीब 57% वोट थे। मैं गलत आंकड़े तो नहीं दिखा रहा सुधा जी? नहीं, आप आंकड़े कभी गलत नहीं देते हैं जी।
ये आंकड़े तो बताते हैं कि अभी लड़ाई बहुत दूर है, नहीं? चलिए, आपने 2019 के लोकसभा चुनाव की बात की जी, और इसमें जीत का जो रेशियो है वो दिखा रहा है कि ये जीते हुए लोग हैं। लेकिन राजनीति में क्या 2014-19 के पहले इनकी स्थिति क्या थी? ये भी तो आंकड़े ही है ना, ये आंकड़े तो गलत नहीं है। पिछले 10 साल से दिल्ली में इन्हीं के सांसद हैं। हाँ, 10 साल की, मैंने कहा 2014-19, मैंने बोला पूरा। उसके पहले हमारी भी सरकार थी जी। और तिलक जी, सबसे बड़ी बात कि जिन विडंबनाओं को इन्होंने पैदा किया है, उन्हीं विडंबनाओं में से संभावनाओं की तलाश करते हुए लोग और जनता, इनको इस 5 साल में जो 2019 से अब तक लोग पहुंचे हैं, वो मैं सिर्फ दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में नहीं, पूरे देश में जी, क्योंकि जो इससे प्रश्न करता है उसके ऊपर जिस तरह से अस्त्र शस्त्र और शास्त्र तीनों का प्रयोग करते हैं, सिर्फ अपने लिए, अपने फायदे के लिए। काश जो शास्त्र शब्द मैंने प्रयोग किया, इनका इस्तेमाल इस देश के विकास के लिए कर पाते, लेकिन नहीं, ये ऐसे लोग हैं जो मात्र किसान, मजदूर, छात्र, युवा। भरूच सीट आपने आम आदमी पार्टी को दे दी। मैंने कहा ना, कुछ अंदर भी ऐसा नहीं है। नहीं, लड़ाई आपको अंदर भी लड़नी है और बाहर भी लड़नी है, तिलक जी और अंदर अपनों से लड़ाई लड़नी है। भरूच आपने आम आदमी पार्टी को दे दी। सुनिए तिलक जी, मैं हर बार ये कहती हूँ कि जो गठबंधन हुआ है उसमें अलग अलग विचारधाराओं के लोग इस देश को बचाने के लिए, मुमताज पटेल जी नाराज हैं। मैं कह दूं, आप जानते हैं ना, जब घर में अलग अलग विचारधाराओं के लोग होते हैं तो उनको समझा के, सहमति लेके चीजें पड़ोसी के लिए जो की जाती हैं वो एक साथ होती हैं। सलमान खुर्शीद नाराज हैं। देखिए, नाराजगी, मैंने कहा ना, घर के लोगों को आप एक नहीं कर सकते किसी मुद्दे पे। ट्वीट अभी तक डिलीट नहीं किया अखिलेश यादव की नाराजगी के बावजूद। अलग अलग विचारधाराओं के बावजूद तिलक जी, जब गठबंधन होता है तो मतभेद हटा के, मनभेद हटा के चीजों को प्रॉपर आगे करने की पुरजोर कोशिश होती है। यही तो गठबंधन है। गठबंधन अगर हमने किया है, नहीं तो हम एक अलग अलग लड़ रहे होते। हमने जिन ताकतों ने अपने समस्त संस्थाओं का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि सलमान खुर्शीद को कैसे समझाएंगे? जिस तरह से भी आपने कहा ना कि हमने गठबंधन कर लिया, डील डन हुई है, जो डील करने वाले लोग हैं उनको धता बता के, जो वो सोच रहे थे उससे उलट हो रहा है। दिक्कतें किसको हो रही है यहाँ पे भी देख रहे होंगे हम। सोनी साहब, सोनी जी, पंजाबी में कहते हैं ना, गल बन गई है, तो आखिरकार गल बन गई है। लेकिन यहां से तो लड़ाई शुरू होती है। ये बात मैंने इसलिए कही कि गठबंधन तो हो गया, लेकिन दिल्ली 5 राज्य, पंजाब में किसकी बल्ले बल्ले होगी? देखिए, ऐसा है तिलक जी की गठबंधन होना था और शुरू से ये बातें तय हो गई थी। जब इंडिया गठबंधन बना, हाँ, तभी से तय हो गया था कि हम लोग आपस में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो पंजाब में काफी दिन पहले क्लियर कर दिया गया था कि पंजाब की जो लोकल यूनिट है दोनों पार्टी की, उन्होंने तय किया है कि वो अलग अलग ही लड़ना चाहते हैं, तो वहां पे अलग अलग लड़ना था, वो पहले ही तय हो गया था। हाँ, वहां एक मैदान में 2 तलवारें राज्यों को लेकर के बातचीत हुई है। हाँ। तो मुझे लगता है कि जो मुद्दा इस देश के अंदर अभी गहराया हुआ है, वो महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी का मुद्दा, उस पर ये चुनाव होगा। और जो 2019 के आप आंकड़े हमें बता रहे हैं, उन आंकड़ों से बहुत ज्यादा बेहतर आंकड़े इस बार आने वाले हैं। आप सही कह रहे हैं। मैं 2019 के आंकड़े बता रहा हूं, लेकिन अभी लेटेस्ट आंकड़े आपके सामने रख देता हूं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, इन 3 राज्यों में चुनाव हुए। आप वहां पे चुनाव लड़े, अधिकांश सीटों पर आपकी जमानतें जब्त हुई। क्या मैं सही हूं या गलत? नहीं, देखिए, जब कोई नई पार्टी होती है, बहुतों की होती है जमानतें जब्त। आप नई पार्टी नहीं है, आप राष्ट्रीय पार्टी होने का दावा करते हैं। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं, नोटा से कम वोट आपको पड़े। मैं इनकार नहीं कर रहा हूं। ये तो जब कोई नई पार्टी बनती है तो भारतीय जनता पार्टी की 15 सालों तक जो है जमानतें जब्त होती रही थी पूरे देश के अंदर। हाँ। तो इसमें क्या बात करेंगे? छोटी पार्टी है,
अब राष्ट्रीय पार्टी बनी है, छोटा संगठन था पिछली बार आपकी राजनीतिक ताकत और राजनीतिक जमीन का ही जिक्र कर लेता हूं। अगर आप ये कह रहे हैं कि आप वहां पर मजबूत नहीं थे इसलिए नोटा को ज्यादा वोट पड़ गए, आपकी जमानतें जब्त हो गई, तो ये मैं आपकी बात मान लेता हूं आप ही के मुताबिक। लेकिन एक बात और बताइए, दिल्ली की तो बात कर सकते हैं ना सर, जहां पे आपकी सत्ता रही और जहां पर आप विराजमान हैं। मैं दिल्ली की ही बात कर रहा हूं और दिल्ली के आंकड़े ये बता रहे हैं पिछले 10 साल से बीजेपी के सांसद हैं और उन्हीं के मुताबिक करीब 57% वोट पिछली बार इनको पड़े और आपको कुल मिलाकर दोनों को मिला के 40% से आप ऊपर नहीं बढ़ रहे। मैं आप ही की राजनीतिक जमीन की बात कर रहा हूं सर। नहीं मान्यवर, देखिए ऐसा होता है कि इसीलिए तो गठबंधन किया गया है। भारतीय जनता पार्टी को हराना है। हाँ। जो देश के संविधान के साथ खेल खेल रहे हैं ऐसे लोगों को हटाना है। हाँ। लोकतंत्र के साथ खेल खेल रहे हैं। चंडीगढ़ में प्रमाण भी दे दिया, सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, तो अब इसीलिए तो साथ आना पड़ रहा है। इसके लिए राजनीतिक विचारों से भी समझौता कर लिया आपने। तो देश ही नहीं बचेगा। इसलिए राजनीतिक विचारों से भी समझौता कर लिया। जिनको महाभ्रष्टाचारी बोला उनके साथ हाथ मिला लिया। होता है ना, चुनाव की फेयरिटी तो लोकतंत्र होता है। चुनाव फेयर तरीके से होगा, निष्पक्षता से होगा, तभी तो लोकतंत्र बचेगा। तो यानी आप ये कह रहे हो ये गठबंधन मजबूरी का गठबंधन है? देशों में आप ये कह रहे हो ये मजबूरी का गठबंधन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं? नहीं, मजबूरी नहीं है। देश पार्टी से बड़ा देश होता है और जब देश बचाने की बात आ जाए, जब देश ही खतरे में आ जाए, लोकतंत्र ही खतरे में आ जाए, संविधान ही खतरे में आ जाए, तो इससे बड़ी क्या बात होगी? फिर पार्टी कहाँ बचेंगी? ठीक ये तो पार्टियां। मैं कुरैशी साहब के पास जाऊं लेकिन गोयल साहब के पास पहले आऊं, फिर एक एक करके। आप लोग जानते हैं मैं बहस नहीं करता, चर्चा करता हूं एक एक करके। गोयल साहब, आखिरकार जिसे आप कह रहे थे बीरबल की खिचड़ी कभी पकेगी नहीं, सर यहां तो पक भी गई और महक भी पहुंच गई। दिल्ली से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से दिल्ली, दिल्ली में बैठ के हो रही है। आपकी टेंशन में आ गए आप लोग? चावला जी, हम टेंशन में बिल्कुल नहीं है। हाँ। पहली बात, ये जो खिचड़ी पक रही है ये अपने आप को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए और अपने परिवार की राजनीति करने के लिए खिचड़ी पक रही है। इन्हें बीजेपी को हटाना है, इन्हें देश को नहीं बचाना। हम देश बचाने की बात करते हैं, हम देश को आगे बढ़ाने की बात कहते हैं और ये बीजेपी को हटाने की बात कहते हैं। अच्छा। ये नेगेटिव सोच लेकर चल रहे हैं, हम पॉजिटिव सोच लेकर चल रहे हैं। अच्छा। अभी एक प्रवक्ता ने, कांग्रेस के पवन खेरा जी ने कहा था कि एक लार्जर गोल, ये लार्जर गोल नहीं है, ये लार्जर अपने हितों को साधने के लिए आपसी सहमति है। एक दूसरे को भ्रष्टाचारी कहने वाले, एक दूसरे पर भ्रष्टाचारी आरोप लगाने वाले, अजय माकन जी जैसे आम आदमी पार्टी में के शराब के घोटाले की कंप्लेंट करने वाले, जो आज ही केजरीवाल जी में बराबर सम्मन जा रहे हैं, केजरीवाल जी पेश। अच्छा गोयल साहब, एक बात, चलिए वो ठीक है ना, वो बात आप आपस में निपट लीजिएगा, ये तो सब जानते ही हैं जो बात आप कह रहे हैं। थोड़ा इनसाइड स्टोरी की बात करते हैं ना, इनसाइड स्टोरी। मैं एक बात जानना चाह रहा था, आप कह रहे हो कि भैया ये सारे भ्रष्टाचारी एक साथ आ गए। आप जब इस गठबंधन को बनाया गया तो तब भी कह रहे थे, तो इस गठबंधन को बनाने वाले तो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी होंगे कि नहीं? और वो आपके साथ आकर खड़े हो गए। नहीं, मैं चावला जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, मैं इसका भी जवाब दे रहा हूँ। जिन्होंने इनको हित साधने के लिए उनसे गठबंधन बनाया और जब उन्होंने ये देखा कि ये गठबंधन सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को ही पेश करना चाहता है, सिर्फ तेजस्वी यादव को ही करना चाहते हैं, तो उनको ये दिखा कि ये गठबंधन जो है देश हित में नहीं है। अच्छा, ये गठबंधन अपने परिवारों के हित में है। अच्छा सर, एक बात बताइए, ये तो 28 हैं और 27 हो गए शायद, आप तो 38 से 39 और 39 से 40 होने जा रहे हैं, तो आपका गठबंधन के लिहाज से सीटें तय हो गई क्या? बिल्कुल, आपने सही क्वेश्चन करा, लेकिन तिलक चावला जी, चर्चा उसकी होती है जिसके घर के झगड़े सड़कों पर आते हैं। अच्छा। जो समझदार लोग होते हैं वो अपने आपस में सभी लोगों को न्याय दे करके सभी लोगों से। तो आप ये कह रहे हो कि आपने झगड़ों को कमरे के अंदर ही रखा अभी? इनके झगड़े सड़कों पर हैं, इनके मुताबिक गवर्नमेंट। एक बात और कहना चाहता हूं। नहीं, अभी एक मिनट, राजभर जी ने, जो खबरों पर चर्चा नहीं होती सर, मेरी आदत है मैं उन्हीं पर चर्चा करता हूं। ओपी राजभर ने 5 सीटें मांगी आपसे, कहा 3 यूपी में और 2 बिहार में चाहिए,
इस पर कोई चर्चा नहीं होती। अपना दल के साथ आपका गठबंधन हुआ है, अपना दल को लेकर सीटें तय हो गई आपकी, निषाद पार्टी को लेकर सीटें तय हो गई आपकी, और हाल ही में जो जयंत चौधरी जी शामिल हुए हैं उनको लेकर सब कुछ तय हो गया। चावला जी, निश्चित तौर पर हर आदमी को अपनी पार्टी के लिए अधिक से अधिक टिकट मांगने का अधिकार है। हाँ। लेकिन कहीं सड़कों पर टूट फूट हमारे यहाँ नहीं हो रही। इनके गठबंधन के लोग स्पष्ट घोषणा कर रहे हैं, चाहे ममता जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे शरद यादव हो, शरद पवार हो, यानी इनके जो, चाहे केजरीवाल जी क्यों ना हो, इनके गठबंधन के लोग ही आपस में एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं, एक दूसरे सर आप तो उन्हें कमजोर बता रहे थे, आप नारा देते हो अब की बार 400 पार, और आप सबको इकट्ठा कर रहे हो। आपको नीतीश जी भी चाहिए, आपको जयंत जी भी चाहिए, आपको ओपी राजभर जी भी चाहिए, आपको वो भी चाहिए जिनके खिलाफ आपने आरोप लगाए, आपको अजीत पवार भी चाहिए, आपको छगन भुजबल जी भी चाहिए। तो फिर आप 400 पार का टारगेट रख रहे हो और आपको भ्रष्टाचारी भी चाहिए साथ में, आपके मुताबिक, मेरे मुताबिक नहीं सर। नहीं चावला जी निश्चित तौर पर जो हमारी नीतियों का समर्थन करके हमारे साथ बिना शर्त समझौते करते हैं, हमारे लिए उनके दरवाजे खुले हुए हैं। अच्छा। हम कोई सौदेबाजी नहीं कर रहे, हमारी नीति स्पष्ट है। जल्दी से सुधा जी, फिर मैं कुरैशी साहब बहुत देर से वेट कर रहे हैं। मैं सर एक बात कह करके चावला जी, एक बात जो आप जमीनी बात कह रहे हो, मैं जमीनी बात पर एक बात आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। हाँ। कि जिस तरीके से कांग्रेस का और आम आदमी का गठबंधन हुआ है, कांग्रेस का आम कार्यकर्ता, कांग्रेस का आम समर्थक और आम आदमी पार्टी का आम कार्यकर्ता, आम समर्थक, दोनों अपने आप में ठगावा महसूस कर रहे हैं कि ये लोगों ने हमारे मन में भरा था कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी है, हमारे मन में भ्रष्टाचारी है, वो भरा था, और अब ये भरा है कि कांग्रेस ने भरा आम आदमी भ्रष्टाचारी और आम आदमी ने भरा कांग्रेस को भ्रष्टाचारी। हम इनको भ्रष्टाचारी कहते कहते आज इनके साथ में हम दोनों ने एक दूसरे को छोड़ा और आज हम एक साथ हो रहे हैं। ये जो है क्योंकि एक साथ हो रहे हैं अपने सीटों के लिए, हम एक साथ हो रहे हैं अपने हितों के लिए, लेकिन जो इनका वोटर है, जो समर्थक है, जिसको चुनाव नहीं लड़ना, वो आज इस बात से परेशान है कि हम जाएं तो कहाँ जाएं। हमारे नेताओं ने हमारे साथ कुठाराघात कराया, हमारे विश्वास के साथ कुठाराघात कराया, हमारे साथ कुठाराघात कराया, और वो अपने आप को ठगावा महसूस कर रहे हैं अपने शीर्ष नेतृत्व से। अच्छा, गोयल साहब ये कह रहे हैं, ओके सुधा जी प्लीज जल्दी से, आपके सहयोगी वेट कर रहे हैं जी। तिलक जी, गोयल भाई की सारी बातों को कॉपी एंड पेस्ट एंड अप्लाइड फॉर बीजेपी, सब ठगावा महसूस कर रहे हैं। दिक्कत क्या है ना, अब कहे कैसे, बहाना मिल जाता है बोलने का, लेकिन दिल का दर्द है बयां हो जाता है कि हम कहाँ जाएं। हमें तो जो एक अकेला सब पे भारी था, सदन में बोला, वहां पे इतने पार्टियों में जिसमें कौन कहाँ रजिस्टर पता ही नहीं, तो वो लोग अपने अंदर की जो व्यथा है, उस व्यथा को आप या कांग्रेस के बहाने बस कह दे रहे हैं, उसको कॉपी पेस्ट और हमारे लिए अप्लाइड लिख दीजिए, दर्शक समझ जाएंगे कि कितनी बेचारगी है कि हम कह भी नहीं सकते। कम से कम नहीं। एक मिनट, आप कुरैशी साहब एक मिनट प्लीज, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। नो, एक मिनट, आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं। एक मिनट सर, एक मिनट अप्लाइड फॉर बीजेपी, एक मिनट सुधा जी प्लीज, आप तीन लोग हैं, वो गोयल साहब अकेले, समझा करिए, एक मिनट, एक गोयल भाई हमारे बड़े भाई हैं। हाँ, सबके बड़े भाई हैं, हमारे भी हैं। एक कुरैशी साहब के पास जाने दीजिए, बहुत देर से वेट करें। कुरैशी जी कैसे हैं आप? नमस्कार सर, माफी चाहूंगा देरी से आने के लिए, क्योंकि चर्चा का विषय है, तो इसलिए हम चर्चा ही कर रहे हैं, बहस नहीं। मैं एक बात जानना चाह रहा था, आपने नारा दिया था यूपी के 2 लड़के, राइट? फिर आपने कहा कि यूपी को ये 7 पसंद है। पहले आपने जो नारे दिए यूपी के 2 लड़के और यूपी को 7 पसंद है, इस बार क्या गारंटी कि 7 पसंद आएगा? क्योंकि पिछली बार तो आया नहीं, तो इस बार 7 पसंद आएगा नहीं आएगा, इस बात की क्या गारंटी? देखिए ना, यूपी के 2 लड़के का नारा दिया गया था, अब भारत के 2 लड़के कहिए, है ना, ये चुनाव लोकसभा का है। अच्छा, भारत के 2 लड़के जी। हाँ। और सभी लोग भारत के हैं, 140 करोड़ जनता सब भारत की है, और जो चुनाव में आएगी। हाँ। देखिए, बात अगर बीजेपी की जाए, इनका कोई उसूल तो है नहीं। महबूबा मुफ्ती के साथ जा सकते हैं, ठीक है, इतना नीचे जा सकते हैं कि महबूबा मुफ्ती के साथ, जिसको अछूत मानते थे राजनीति में अपने लिए ये, उसके साथ जाके सरकार बना लेते हैं। और हर वो व्यक्ति जिसको ये भ्रष्टाचारी कहते हैं, जो अपोजिशन में होते हैं, उन
भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में लेने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। और इनकी पार्टी में आने के बाद कोई राज्यसभा जा रहा है। अभी देखिए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी उनको ये बताते थे, कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे उनको, और आज वो राज्यसभा पहुंच गए, भाजपा ने भेजा है उनको, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल में कितने लोगों को भ्रष्टाचारी कहते थे ये, लेकिन जैसे ही वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जाते हैं, सब एकदम साफ सुथरे स्वच्छ निकल के बाहर आ जाते हैं। तो अब इनका सरोकार सिर्फ ये है कि कैसे भी सत्ता को बरकरार रखना। देखिए जिन वादों पे चुनाव लड़े थे ना कि 100 स्मार्ट सिटी देंगे हिंदुस्तान को, एक भी स्मार्ट सिटी अगर किसी हिंदुस्तानी ने देखा हो तो बता दें हमें आप। और आप लोग तो ग्राउंड जीरो पे जाके रिपोर्टिंग करने वाले लोग हैं, मेहनती लोग हैं। आपने कोई देखी स्मार्ट सिटी हिंदुस्तान में तैयार हो गई? 2 करोड़ जॉब 10 साल में 20 करोड़ जॉब हो जानी चाहिए थी। क्या 20 करोड़ जॉब मिली लोगों को? क्या किसान को एमएसपी मिला? क्या महंगाई से हिंदुस्तान को निजात मिली? क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया? क्या विदेश से आने वाला काला धन हिंदुस्तान में आ गया? क्या वो जो 15 लाख हर हिंदुस्तानी के खाते में आ सकता था वो आ गया? नहीं आया, क्योंकि जुमलावादी पार्टी सिर्फ जुमले देती है और अपने आप को उसूलों वाली पार्टी बताती है। वो पार्टी किसी भी हद तक जाके सत्ता को बरकरार रखना चाहती है। देखिए नीतीश जी को पलटू राम कहा जाता है, ठीक है ना, लेकिन उनके मैंने आपको रोका नहीं, आपने अपनी बात को रखा, क्योंकि आंकड़ों पर बात करते सर, ये तो आपने 2017 में भी बोला, 19 में भी बोला, 22 में भी बोला, आप फिर 24 में ये मुद्दे उठाएंगे, अच्छी बात है, राजनीतिक दल उठाने चाहिए, लेकिन आंकड़ों को ही मैं बात करूं 2019 के चुनाव में, क्योंकि मैंने आपसे ये पूछा तो आपने कहा कि भाई इस बार गारंटी है, क्योंकि भारत के लड़के हैं दोनों, यूपी के लड़के के साथ साथ भारत के लड़के। बहुत अच्छी बात कही। ये आंकड़े देखिए, आंकड़े हैं बीजेपी के, वो पिछली बार 2019 में 62 सीटें जीती और तब उस वक्त करीब 50% के आसपास वोट मिले थे बीजेपी को। अगर मायावती यानी बहन जी की पार्टी की बात करें तो 10 सीटों पर जीत मिली और 20% के आसपास वोट जो है उनके इंटैक्ट रहे। और अखिलेश यादव यानी कि आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी को 5 सीटों पर जीत मिलती है और करीब 19% के आसपास आपको वोट मिलते हैं। और कांग्रेस को महज 1 सीट पर जीत मिली, 1 सीट पर, और तब उस वक्त वोट प्रतिशत 6% के आसपास रहा। कुरैशी सर, मैं गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो फिर ना आप मेहनत का इंसान है, आप आंकड़ों पे बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है, तैयारी आपकी मजबूत रहती है, लेकिन हर इंसान अपने लिए संभावना देखता है, हाँ। गुंजाइश देखता है। हम गुंजाइश देख रहे हैं क्योंकि देश का जनता एकदम बेहाल है, बेबस है, लाचार है, युवा बेरोजगार है, नौकरियां जा रही हैं, रोजगार खत्म हो रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। वो तो 80 का टारगेट दे रहे हैं, आप कितना रखे हैं? अरे सर 80 का टारगेट क्या, ये तो 545 सीटें जीत लेंगे, कहने दीजिए, कहने से क्या होगा? तो आपको भी लग रहा है 500 जीत जाएंगे? अरे सर ये तो हम तो कह रहे हैं 545 सीटें 600 जीत सकते हैं ये। हाँ, 545 में 600 जीत जाएंगे। जादूगर पार्टी है ना एक्चुअल में। हाँ। 545 को 600 भी पहुंचा सकते हैं उनके। आपको अपनी मेहनत पर यकीन नहीं है कुरैशी सर? जी, आपको अपनी मेहनत पर तो यकीन होगा ना? नहीं, हमने क्या कहा, ये 545 को 600, जादूगर है ना, ये जादूगर है, हम लोग मेहनती लोग हैं। हाँ। जादूगर का काम है आंखों पे पर्दा चढ़ा देना। आपसे मैंने पूछा कि आपको कितनी उम्मीद है? अरे हम तो देखिए अभी आप ये सत्ता बदल देंगे 2024 में, इतनी सीटें आएंगी हमारी। हाँ। सत्ता परिवर्तन ना हो तो कहिएगा आप। नहीं, अखिलेश जी कह रहे थे ना 80 हराओ बीजेपी हटाओ। बिल्कुल, हमारी पूरी कोशिश है, हमारा मकसद है 2024 यानी आप भी टारगेट 80 का लेकर चल रहे हो? हम सत्ता परिवर्तन करके दिखाएंगे हिंदुस्तान में। हमारी पार्टी पूरा प्रयास करेगी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो नीतियां हैं, जो उनका एक विजन है विकास को लेके, अगर कुरैशी सर ईमानदारी से एक दिल से सवाल निकल के आया, इसका जवाब आपसे चाहूंगा क्योंकि आप बहुत काबिल प्रवक्ता है, आपकी बातों से एहसास हो रहा है। मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा था कि आप चाहेंगे नहीं कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़े? नहीं, देखिए ये उनका अपना इरादा, उनका अपना फैसला कि वो क्या अपने लिए बेहतर समझ रहे हैं। नहीं, जो तो सीटें उनको मिल गई, जो सीटें उनको मिल गई, उस पर उनको तय करने दीजिए। नहीं, ये तो मुलायम सिंह यादव जी के जमाने से वो सीटें आप लोग छोड़ते हुए आ रहे थे, वहां प्रत्याशी नहीं उतारते थे। नहीं, देखिए बहुत सी जगहों सम्मान तो देखिए हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान में गुंजाइश रखी गई, कोई किसी का दुश्मन नहीं है, लेकिन एक विचारधारा की लड़ाई है, विचारधारा के साथ
जो जिसके साथ खड़ा हो करा। लेकिन अब जो लोग कहते हैं कि हम विचारधारा हमारी अलग है और उसूल पसंद पार्टी है, वो विचारधारा की पार्टी अपने साथ दूसरी विचारधारा को जोड़े ले रही है। मौर्य को गालियां बकते हैं, मौर्य की जरूरत भी है, ठीक है। राजभर को गाली बकते हैं, राजभर की जरूरत भी है। निषाद को गालियां बकते हैं, निषाद की जरूरत भी है। पटेल को बुरा कहते हैं, तो पटेल मौर्य की जी जरूरत आपके साथ भी थे ना, अब वो अलग हो गए ना आपसे। जातिवाद का नाम लेते हैं कि जातिवादी पार्टियां और जातिवादी सारे नेता। पीडीए क्या जातिवादी है कि नहीं? नहीं, देखिए ना, जातिवाद की बात करता हूँ। नहीं कुरैशी सर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पीडीए जातिवादी है कि नहीं? का नेता अपने साथ लेने के लिए परेशान हो रहे हैं। राजभर सर पीडीए को आप क्या मानते हैं, ये जातिवाद है कि नहीं? देखिए, बिल्कुल पीडीए का मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। हाँ। और जो भी, तो यही फॉर्मूला आप राज्यसभा में लागू कर देते हैं कैंडिडेट्स को। अगड़ों में जो पिछड़े हैं, अगड़ों में जो पिछड़े हैं उनकी भी बात करते हैं। समाजवादी पार्टी, ठीक, गोयल साहब की रिएक्शन, फिर उसके बाद में आम आदमी पार्टी के पास बोलिए। गोयल साहब क्या कहना चाह रहे हैं? मुद्दों पे हम लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ, ये आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। उस तरफ इस बात का जवाब दे दो, पंजाब के अंदर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने लड़ेगी, क्या एक दूसरे के फेवर में बोलेगी या खिलाफ बोलेगी? और बाहर की दूसरी जनता के सामने कांग्रेस जो है पंजाब के अंदर आम आदमी का विरोध करेगी, आम आदमी कांग्रेस का विरोध करेगा, और बाकी देश की जनता ये देखेगी कि भाई एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। ओके, मैं आपकी बात समझ गया। गोयल साहब वैलिड सवाल है। एक मिनट सोनी जी, ये जरा क्लियर करिएगा, जैसे आपने राजस्थान गए, आप मध्य प्रदेश गए, आप छत्तीसगढ़ गए, आपने कहा कि ये भूपेश सरकार जो है ये चोर सरकार है, इसको तुरंत हटाओ और हमें वोट दो। आप राजस्थान गए, आपने कहा कि गहलोत सरकार ने खूब जो है लूटपाट की है, इनको वोट मत देना, हमें वोट देना। अब पंजाब में आप कहोगे कि भैया ये भ्रष्टाचारी है, और दिल्ली में आके कहोगे कि हम साथ साथ हैं, तो जनता तो कंफ्यूज हो जाएगी ना, कि नहीं सोनी साहब? देखिए चावला जी, ऐसा है कि पहली बात तो ये कि हम लोग कहीं भी नेगेटिव राजनीति, नेगेटिव मुद्दे लेकर जाते नहीं हैं। हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ अपने किए हुए कामों को लेकर के जाते हैं। हम जहाँ जाते हैं सिर्फ दिल्ली के अभी। अच्छा, नेगेटिव राजनीति नहीं करते आप? जी, नेगेटिव राजनीति नहीं करते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, हम केवल अपने कामों की बात करते हैं। और मुस्कुराएंगे नहीं आपकी बात पर। पूरी कांग्रेस तो भ्रष्टाचारी आपने कहा 2014 में, इससे पहले विधानसभा चुनाव में पूरी कांग्रेस और भ्रष्टाचारी आपने कहा है, हमने नहीं कहा। इसको निगेटिव कहेंगे, पॉजिटिव करेंगे, ये कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे जवाब दे देंगे। नहीं, वो तो कांग्रेस सत्ता में थी तो कांग्रेस ने जो काम किए उस पे बात रखी अपनी। भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी 10 सालों से देश को लूट रही है, तो आज बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार कर रखा है, भारतीय जनता पार्टी ने चोर भ्रष्टाचार किए पूरे हिंदुस्तान के अंदर। आज बता रहे हैं ना, आज भारतीय जनता पार्टी की पोल खोल रहे हैं। सुन लीजिए, अब आप मेरे बीच में बोल रहे हैं। आपने महंगाई को कहां से कहां पहुंचा दिया, भ्रष्टाचारियों को आप गले लगाते हैं, वो सिर्फ के साथ कुछ बना देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लोकतंत्र के मूल्यों का हनन कर रही है, जिस तरीके से चंडीगढ़ में क्या किया आपने बताइए? आपने चंडीगढ़ में चोरी क्यों की? आप वोटों की चोर पार्टी है कितनी, आप ये बता दीजिए पहले। और आज भारतीय जनता पार्टी वोटों की चोर पार्टी है कि नहीं, मुझे ये बताइए। कांग्रेस को भ्रष्टाचारी पहले मुझे ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी वोटों की चोर पार्टी है कि नहीं है? दिल्ली में गठबंधन सुप्रीम कोर्ट ने आपको वोटों की चोर पार्टी बताया कि नहीं बताया? आप पहले इस बात का जवाब दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने आपको वोटों का चोर बताया कि नहीं बताया, ये बताइए। आज देश के अंदर सबसे बड़ी चोर पार्टी कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। आप बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी कि भारतीय जनता चोर पार्टी है। सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी कि भारतीय जनता पार्टी चोरों की पार्टी है। और इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए? पूरा देश ने आपको देख लिया, पूरे देश के सामने आपकी पोल खुल गई, उसके बाद भी आपको यहाँ बोलने का मुंह हो रहा है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि बोल क्या करें। आपने महंगाई को 4 गुना पहुंचा दिया। सोनी जी, भ्रष्टाचार सोनी जी एक मिनट, गोयल जी, सोनी जी मैं आप ही की बात लेकर जाऊंगा, एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट सोनी जी, पहुंचा दिया। सोनी जी, भ्रष्टाचारी को मुख्यमंत्री बना दिया। एक मिनट सोनी जी को लाइए। गोयल साहब एक मिनट रुकिए, गोयल साहब एक मिनट रुकिए ना सर। सोनी जी मैं आपकी बात पक्का लेकर जाऊंगा, लेकिन आपने बात घुमा दी। मैंने कहा पंजाब की जनता को कहोगे कि हमें वोट दो क्योंकि इनको मत देना, ये कांग्रेसी हैं, इनको मत देना। अब दिल्ली में आके कहोगे कि ये कांग्रेस को वोट, कांग्रेस और हमें वोट दो, फिर जनता तो कंफ्यूज हो जाएगी ना। अरे जनाब बिल्कुल नहीं। अच्छा, हम केवल और केवल इंडिया गठबंधन की बात करेंगे। हम केवल और केवल
आम आदमी पार्टी के नहीं, मॉडल पंजाब की में बात फिर वोट करेंगे। कैसे मांगोगे? वो भी 13 सीटों पे और आप भी, वहां तो आमने सामने वाला मुकाबला होगा ना। वहां कैसे बताओगे कि ये साधु हैं, और वहां कैसे बताओगे कि नहीं इन्होंने देश को लूटा है? तो वहाँ की जनता तय कर लेगी, वहाँ की जनता तय कर लेगी। हम अपना मॉडल बताएंगे, वो अपना मॉडल बताएंगे, वहाँ की जनता तय कर लेगी। उसमें भारतीय जनता पार्टी तो ये मॉडल दिल्ली में अलग होगा और पंजाब में अलग होगा, राइट? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल पंजाब में अलग होगा। अरे पंजाब में अलग होगा, दिल्ली में अलग होगा। गोयल साहब एक मिनट रुकिए ना, वो कह रहे हैं पंजाब में अलग मॉडल होगा, दिल्ली में अलग होगा। उनको निपटने दीजिए आपस में, आपको परेशान हो रहे हैं। पंजाब में पंजाब का मॉडल है, हाँ, दिल्ली का मॉडल, पंजाब का मॉडल पूरे देश को पसंद आ रहा है धीरे धीरे। आम आदमी पार्टी को पूरा देश पसंद कर रहा है धीरे धीरे। और आज मिलकर लड़ने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि अगर जो वोट हमारा बट जाता है, सर्वेश जी भी जुड़ गए। हाँ ठीक है सर, वो वोट जब इकट्ठा होगा तो भारतीय जनता पार्टी, अब देखिए लाइव में आप ही के लिए कमेंट आ गया सोनी जी, वो ये कह रहे हैं कि आप ही के दिल्ली वाले मॉडल को पंजाब में अगर लागू कर देंगे तो एक के साथ एक फ्री मिल जाएगी। खैर कोई होगा, छोड़िए उस बात को। सर्वेश जी, ये फाइनली जो है इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का औपचारिक गठबंधन हो गया। औपचारिक 5 राज्यों में हुआ। पंजाब वो कह रहे हैं हमारा अलग मॉडल चलेगा, इनका अलग मॉडल चलेगा। वो कह रहे हैं पंजाब के लोग समझ जाएंगे, समझदार होते हैं। आप किस तरह से देखें इस गठबंधन को? देखिए, ये गठबंधन था ही नहीं, ये बेमेल गठबंधन है। ये शुरुआत से, जब से इसका स्थापना हुई या इसकी सुगबुगाहट हुई, और उसी का नतीजा ये आ रहा है कि ये इस गठबंधन के एक एक करके पार्टियां छिटकती जा रही है। जो कांग्रेस भारत की ग्रांड ओल्ड पार्टी हुआ करती थी कभी, आज वो घुटने टेके हुए हैं ये नई नवेली पार्टी के सामने, जो उन्हीं के सहयोग से, उन्हीं के छत्र छाया में कभी पले बढ़े हैं। आज ये आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री 49 दिनों का पहली बार जो सेहरा बांधे, वो किसके सहयोग से बांधे? दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने सहयोग किया था। और दिल्ली में जो ये 2 बार जीते हैं, क्यों जीत रहे हैं? एमसीडीवी क्यों जीत रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अपनी पूरी की पूरी जो हथियार है वो डाल दी है दिल्ली में। हाँ, पंजाब में भले इन्होंने सीधी फाइट में कांग्रेस को हरा के लेके आए हैं, लेकिन यही तो विडंबना है कि आप देखिए भारत की जनता मूर्ख तो नहीं है ना, कि दिल्ली में ये चोर मौसेरे भाई हो जा रहे हैं और पंजाब में ये मौसेरे भाई नहीं बन पा रहे हैं। तो ये जो विरोधाभास है, ये हर जगह इस इंडिया अलायंस के गठबंधन को झेलना पड़ रहा है। उधर आज जयराम रमेश जी का मैंने सुना कि वो कह रहे थे ममता बनर्जी से भी वो बातचीत चल रही है, जल्द ही सीट शेयरिंग का हो जाएगा। उन्होंने लास्ट में ये भी चीजें बोलना पड़ गया उनको कि आखिर ममता बनर्जी को पहली बार जो सांसद है कांग्रेस पार्टी ने ही बनाया था। तो कांग्रेस की जो नीति है, नियत है, वो इससे झलक रही है कि जो पार्टी कभी ग्रांड ओल्ड पार्टी हुआ करती थी, आज वो घुटने टेक दी है क्षेत्रपों के आगे, जो क्षेत्रीय दल क्षेत्रपो। आप देखिए लोकसभा इलेक्शन में जो यूपी को जीतता है, दिल्ली का रास्ता यूपी से होके जाता है। आज 80 सीटें यूपी में है, वहां पे समाजवादी पार्टी केवल 17 सीटें, वो भी कितने कहा सुनने के बाद, मान मनोवल के बाद 17 सीटें दे रही है। हाँ, मैं समझ गया आपकी बात। सर्वेश जी एक मिनट, इसका जवाब ले लेते हैं। सुधा जी ये कह रहे हैं कि जो पुराने जमींदार थे आप लोग, अब आप घुटनों के बल पर आ गए हैं, यानी कि ये हालत हो गई आपकी कि आपको उन लोगों के साथ समझौता करना पड़ रहा है जो आपके खिलाफ थे, आपके खिलाफ आंदोलन किया, आपको सत्ता से बेदखल किया, आज उनसे समझौता करना पड़ रहा है। आप पिछलग्गू बन गए हैं, कुल मिलाकर वो ये कह रहे हैं। जब इस तरह की बातें आती हैं और जब कोई राजनीतिक विश्लेषक तटस्थता छोड़ के भाजपा की बातों को दोहराता है तो बहुत हंसी और हास्यास्पद चीजें हो जाती हैं। तो सर्वेश्वर भाई जो कह रहे हैं वो उनको मुबारक, लेकिन मिर्ची क्यों लगी है? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि नहीं, उनको क्या मिर्ची लगेगी? नहीं, उनको मिर्ची लगी हुई है क्योंकि उनकी बातों में कहीं ये नहीं था कि कांग्रेस ने कभी इस देश में सरकारों के तो समझौता तो आप ही ने किया ना, क्या गलत बोला उन्होंने? नहीं, जो भी बोला उन्होंने, मेरा अपना दृष्टिकोण है, जो उनका दृष्टिकोण था उसको बता रही हूँ मैं कि उनका दृष्टिकोण मुझे कहीं से तटस्थ लगा ही नहीं। बात रस्ता की तब होती है जब वो कांग्रेस और भाजपा या दोनों एनडीए और इंडिया की बात करते और कहते इसमें ये खामी, इसमें एक खामी। इन्होंने तो शुरुआत से लेकर अंत तक इंडिया 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 गठबंधन में ये, अरे भाई हम नहीं है कहीं, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं।
तो ठीक है, खुश होइए आप लोग फिर कि भाई जो एनडीए के लोग हैं आगे बढ़ रहे हैं, उसमें दिक्कत कहाँ से आ रही है? फिर हम कैसे लड़ेंगे? हम घुटने टेक रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, इसके लिए इतना चिंतित होने की क्या जरूरत है? हम कैसे दिल्ली में लड़ेंगे, कैसे यूपी में लड़ेंगे? अगर इतना कुछ नॉर्मल इन लोगों के लिए है तो रहने दें भाई, इनके लिए अच्छी बात है कि हम कमजोर है, तो इनकी हमारी कमजोरी अगर इनको खुशी दे रही है तो होने दीजिए। लेकिन दूसरी बात ही लग गई, इस देश में इको गार्डन में बैठे हुए वो बच्चे जो पिछले कई वर्षों से तैयारी कर रहे थे और इंतजार कर रहे थे, उसके पहले आरओ के एग्जाम की जो जिस तरह से हुआ, और जो ये बातें करते हैं बनारस में प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, उसके जस्ट हटे हुए बनारस से इलाहाबाद आइए, बच्चों को देखिए, लखनऊ में देखिए, वो बच्चे क्या चाह रहे हैं। वो बच्चे किसी पार्टी के नहीं है ना, तो कम से कम आपने बहुत वैलिड सवाल उठाया, मैं उस सवाल पर आऊंगा, बहुत वैलिड सवाल है। एक मिनट, लेकिन सर्वेश्वर जी अपनी बात करना चाह रहे हैं। सर्वेश्वर जी बोलिए। देखिए, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता महोदया ने मुझ पे प्रश्न चिन्ह लगाया। मैंने उनको गलत क्या बोला? मैंने ये तो कहा कि ये भारत की ग्रांड ओल्ड पार्टी है, और इनकी पार्टी से निकले लोग इनको घुटने टेकने पड़ रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल इतना बड़ा इसे घुटना टेकना नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं कि अगर हमारी स्थिति बेहतर नहीं है तो कैसे हम जनता की आवाज बन सकते हैं, उसके लिए प्रॉपर आपको तैयारी करनी होगी और आगे आना होगा। इसे घुटना टेकना नहीं कहते हैं। खुद 4 सीटें रख रहा है, जबकि आप अगर 2009 तक के आंकड़ों को अगर आप देखेंगे तो दिल्ली में 7 सीटों में आप अग्रणी थे। 50% से ऊपर वोट शेयर कांग्रेस का था दिल्ली में, और आज आम आदमी पार्टी। अरे भाई, मैं जानती हूँ कि हमारा वोट शेयर का है, हम कहाँ पे हैं हम जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। जो तथ्य आप देख रहे हैं वही तथ्य हम भी देखते हैं। हम जानते हैं कि हमारी स्थिति को किस तरह गिराने के लिए जिस तरह से करोड़ों के पैसे खर्च हो रहे हैं एक व्यक्ति विशेष पे, कि उसके बारे में कौन से रंग तलाश की जाए, कहाँ किसी और में जोन क्यों किया जाए, उसकी सांस्कृतिक छूट छीनने की बात की जाए, तो हम जानते हैं कि हम कहाँ पे हैं। प्रतिशत कम है, हम नहीं जीते, हम जानते हैं। ये कोई नई बात है क्या? सरकार में वो है, सबको मालूम है। लेकिन अब अपनी भूमि को फिर से हम कैसे आगे कर सकते हैं, उसमें जो करना करेंगे, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़े क्यों होते हैं? ये कैसे आए? इन्होंने इस देश के लिए क्या किया? जिस देश के बारे में ये लोग अलग अलग सलाह करते हैं, ऐसा कौन सा पत्रकार है जो खड़े होकर बात करता है और प्रधानमंत्री ने झूठ बोला है? तब कोई नहीं बोलता है। तब आपके लोगों में ये प्रश्न नहीं आता है कि प्रधानमंत्री जी कुछ भी कर लेते हैं, उसका प्रश्न चिन्ह नहीं है। एक मिनट सर्वेश जी, एक सेकंड। आप यूपी में ऐसा कौन सा मुद्दा लेकर आ रहे हैं जो जनता आप पे भरोसा कर ले? 1 सीट की पार्टी है आपने 17 मांगी, आपको 17 सीटें मिली। अरे 1 सीट भी ले जाओ आपको। जो सीटें, जो चुनाव का परिणाम सबको पता है, हम जानते हैं कि हमारे पास 1 सीट है, हम जानते हैं बस कितनी प्रतिशतता है। लेकिन जिस जनता को बरगला के, जिनसे जीत के जो सत्ता बैठी हुई है, उस जनता की आवाज नहीं बन रही है। उसकी आवाज फिर से बनने के लिए जनता के साथ सुधा जी 2017, 2019, 2024 आपके सामने आ गया। 22 में आप चुनाव हारे, 19 में आप चुनाव हारे, 17 में आप चुनाव हारे उत्तर प्रदेश में। पहले तिलक जी उसके पहले हम बहुत जगह जीत भी रहे थे, हम बहुत जगह जीत भी रहे हैं। बात इसका नहीं है। आप गोयल साहब को वक्त पूरा, 1 मिनट रुकिए। गोयल साहब, आप गोयल साहब, हाँ जल्दी से सर्वेश, जल्दी से आ रहा हूँ। गोयल साहब पूरा वक्त आपको। 2017 में आए थे, उस 2 लड़के का जो वहां पे प्रदर्शन क्या रहा, उस यूपी के 2 लड़कों में समाजवादी पार्टी को 22% के आसपास वोट मिला था विधानसभा। भाई से बता दीजिए कि उन 2 लड़कों में से एक लड़के के बारे में किस तरह से एक चरित्र रहा गया, उसके बारे में कितना पैसा खर्च हुआ, उनके चरित्र पे। 1 मिनट, इस विषय पर चर्चा हो गई ना। 1 मिनट गोयल साहब रहेंगे आप। 1 मिनट सुधा जी, आपने महत्वपूर्ण विषय उठाया, उस पर सवाल का जवाब चाह रहा हूँ। 1 मिनट, आपने उठाया ना विषय, या तो आप चाह रहे कि उस पर सवाल ना हो, तो फिर अब मैं कोई दिक्कत नहीं, आप लोग सवाल होना चाहिए, बिल्कुल ठीक। अब सवाल, क्योंकि ये विषय आया, गोयल साहब लाइव में भी आया और बहुत ज्यादा, क्योंकि छात्रों का विषय है। वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हुआ, माफी मांगेंगे? चावला जी, मैं अभी उत्तर प्रदेश के पेपरों के बाद में मैं बात करूंगा। एक बात सिर्फ एक लाइन में कह करके खत्म करूंगा, फिर उत्तर प्रदेश के पेपरों के बारे में बात करूंगा। मेरा अपना मानना है, सुधा जी नोट करके ले जाएं, जब तक इस दुनिया में मनमोहन सिंह जी हैं और राहुल गांधी कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस आगे नहीं बढ़ सकती है। नोट करके ले जाएं।
कांग्रेस का पीएम नहीं बन सकता। इसको गोयल आप साहब। नोट करके ले जाए और डिटेल में बात कर रहे हैं यूपी सुधा जी का ऑडियो नीचे रहेगा, सुधा जी का ऑडियो अभी नीचे रहेगा। गोयल साहब अभी यूपी हाँ हाँ के बारे में मैं बात लाइव में कमेंट आया, माफी मांगेंगे, यूपी पेपर लीक हुआ है जो उस नहीं पर। बिल्कुल देखो, निश्चित तौर पर यूपी में जो पेपर लीक हुआ है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, हम इसका समर्थन नहीं करते। लेकिन आपने एक बात और देखा होगा कि इसके बाद में भी योगी जी ने साहसिक फैसला लेकर के परीक्षा रद्द करी है, 6 महीने के बाद परीक्षा कराने का वायदा करा है। गोयल साहब और निश्चित नहीं, मैं इसको हम जो मैं आप ही की बात लेकर जा रहा हूं। आपने कहा अच्छा कदम है, पूरे लखनऊ में एक ही नारा गूंज रहा था, जैसे आप लोग बोलते हो ना, एक ही नारा एक ही नाम जय श्री राम, तो वहां पर था कि एक ही नारा एक ही नाम, री एग्जाम री एग्जाम। ठीक, सरकार ने मान लिया, पेपर लीक हुआ, आप ही के मुताबिक मान लिया। नहीं, मैं तिलक जी, मेरा एक बड़ा स्पष्ट कहना है हाँ। कि हमने छात्रों की डिमांड को मानते हुए हमने री एग्जाम की घोषणा करी। सर छात्रों ने कभी भी इस बात का समर्थन नहीं किया पेपर लीक हो। पहले मेरी बात तो सुनो जी। आपने कहा 6 महीने में दोबारा पेपर कराने का आदेश दिया, मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपसे, पेपर लीक हुआ, आपने मान लिया इस बात को? तिलक जी पहले एक बात, हमेशा क्या होता है कि जैसे हमने कोई भी चीज, सरकार जो है, कोई भी सरकार होती है, वो पब्लिक डिमांड के आगे पब्लिक की राय को ध्यान में रखती है। आप ही की बात सर, आप ही की बात मैं मान रहा हूं। आपने कहा इसका मतलब ये हुआ कि अगर छात्र आंदोलन के लिए नहीं निकलते तो आप कदम पीछे नहीं खींचते। सामने जी हम तो एक बात, इतना बड़ा आंदोलन नहीं होता तो आप ये कह रहे हो कि आप ये फैसला ही नहीं लेते, राइट? आप ही के मुताबिक। मैं ये भी कह रहा हूं कि योगी जी का साहसिक फैसला था कि उन्होंने परीक्षा को रद्द करा और दोबारा एग्जाम की बात करी। दूसरा ये भी कि जो भी दोषी होगा उसको किसी की मतलब बख्शा नहीं जाएगा। सर मैं तो आप ही की बात कह रहा हूं, अगर ये छात्र आंदोलन नहीं कर रहे होते तो इसका मतलब आप पे कोई फर्क नहीं पड़ता और आप फैसला वापस नहीं लेते। नहीं, आप इसको इस तरह से ना लो ना, आप इस तरह से ये लो कि अगर मानो कोई चीज निकली है बाहर तो हम छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाह रहे ना जी। सर छात्रों के भविष्य, एक उदाहरण के तौर पर एक छात्र ने जो है मुझे कुछ भेजा है, मैं वो पढ़ देता हूं आपके सामने। उसका कहना यह है कि भाई उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती फॉर्म, आप ये आंकड़ा देखिएगा, बड़ा हैरान करने वाला है, इसको कैलकुलेशन करना चाहिए। और टीचर हैं बकायदा सुधा मिश्रा जी, इसको कैलकुलेट करिएगा, सुधा जी कैलकुलेट करिएगा इसको। उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती के फॉर्म की अगर हम बात करें, प्लीज स्क्रीन पर लाइए गोयल साहब को। हाँ गोयल साहब, गोयल साहब। हाँ, बोलो। हाँ बोल रहा हूं सर, आराम से। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के फॉर्म की फीस थी 400 रुपए, 400 रुपए। इस आंकड़े को जोड़ते जाइएगा। 400 रुपए में फॉर्म भरा गया, कैफे पर फॉर्म भरने का चार्ज लगा 100 रुपए। हम जाते हैं फॉर्म भरेंगे, 100 रुपए देंगे, कुल मिलाकर हो गए 500 रुपए। ठीक सर, हो गए सर। खाना आना जाना 500 रुपए, इसको जोड़ लीजिए, कम से कम बता रहा हूं सर, एक छात्र का कुल मिलाकर हो गया 1000 रुपए एक छात्र का। सर यह मुस्कुराने का बहुत गंभीर विषय है, इसको समझिएगा। 1000 एक छात्र का हुआ और करीब 50 लाख के करीब छात्रों ने एग्जाम दिया। आंकड़ा सोचिएगा, 4 अरब के आसपास, 4 अरब 80 करोड़ के आसपास पैसा खर्च हो गया बच्चों का उस एग्जाम के लिए। आप कह रहे हैं मामूली बात है, इसके लिए कौन गुनहगार है? आप कह रहे हो कि हमने एग्जाम वापस ले लिया, अब फिर इसके लिए प्रक्रिया शुरू होगी। चावला जी, नंबर 1, हाँ, हम इसका समर्थन नहीं कर रहे, हम तो इसका विरोध कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो भी कुछ हुआ है गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए और हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। क्या परीक्षाएं दोबारा करवाना, चावला जी पहले मेरी, क्या इससे ये रास्ता है? चावला जी एक बात सुनो ना, इससे पहले भी कई बार पेपर लीक हुए हैं, इससे पहले भी कई बार परीक्षाएं रद्द हुई हैं, लेकिन सर बुक और कोचिंग फीस का तो मैंने आंकड़ा ही नहीं छोड़ा। नहीं, मैं ये अलग से है। दोबारा पेपर अगर छात्र जाते हैं, वो फिर आते जाते हैं, खाना पीना सब कुछ लगाते हैं, तब भी करोड़ों रुपए उनका फूक जाएगा। इसकी भरपाई कौन करेगा? और जी सरकार क्या कर सकती है? और जोड़ना चाहती हूँ, अधिक से अधिक सख्ती करके। अब देखो 1 करोड़ का जुर्माना, 10 साल की सजा, ये भी तो कानून बनाया ना जी।
आप मेरा कहने मतलब ये कि जब हम किसी चीज पर अंकुश सर आप ही तो कह रहे थे पेपर लीक नहीं हुआ, प्रतिबद्ध हुआ, हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं चीजों पर अंकुश लगाने के लिए। हम इसकी जांच के लिए जब इसकी कमेटी, आप ही की बात कह रहा हूं सर, एक आंकड़ों की बात कर रहा हूं मैं, आंकड़े। गोयल सर ये पहली बार नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये दूसरी बार ऐसा हुआ है जब ये आपको फैसला लेना पड़ा। नवंबर 2021 में भी यूपी टीचर परीक्षा में, यूपी टीईटी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यूपी टीईटी की परीक्षा में यह फैसला लिया आपने, परीक्षाओं को रद्द किया। उस वक्त भी 20 लाख छात्रों ने दोबारा परीक्षा दी थी। चावला जी, मैं आपकी बात, जो छात्रों को परेशानी हुई है, हम उस परेशानी में उनके साथ हैं। आप एक बात बताएं, अगर कोई व्यवस्था है, चरमराई व्यवस्था है, उसको ठीक करने के लिए बार बार हमारी सरकार प्रयास कर रही है। सर प्रयागराज में आरओ परीक्षा लीक को लेकर प्रदर्शन हो रहा है अभी भी। सर आप मेरी बात तो सुने, एक समय वो था जो उत्तर प्रदेश के अंदर नकल करने की पूरी खुली छूट होती थी। सर तभी तो आपको सत्ता में लेकर आए ना, आप हर बात के लिए अगर नेहरू को जिम्मेदार मानेंगे तो वो बात अलग है। चावला जी मैं कुछ और कह रहा हूँ, मेरा कहने मतलब उस व्यवस्था को ठीक करने में हमारी सरकारें पूरी तरीके से लगी हुई हैं, उस व्यवस्था को ठीक कर रहे हैं। सर आरओ की परीक्षा के लीक होने का भी मामला है, प्रदर्शन वहां भी हो रहा है। मैं कहता रहा हूं, जहां भी गड़बड़ी है हम उस सारी गड़बड़ी को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और पूरी तरह उस पर लगे हुए हैं। कानून सुधा जी एक मिनट, क्या इतने बड़े तंत्र में इस तरह की परीक्षाओं में सेंध लगना, और क्या ये युवाओं की मेहनत का मजाक नहीं है सर, अगर पेपर लीक होता है? हम इसको खुद, मैं कह रहे हैं गलत है, हम खुद इस चीज को अगर गलत नहीं होता तो हम इस बात को परीक्षा रद्द क्यों करवाते? हम खुद इस चीज को मानते हैं कि ये भी कुछ हुआ है, इसकी कमेटी इसलिए बनी है ना, कमेटी बनी है, जांच होगी, जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ एक्शन होगा। 7 फरवरी को लोकसभा में आप पेपर लीक बिल का जिक्र कर रहे थे, 7 फरवरी को आप जो है पेपर लीक को लेकर लोकसभा में विधेयक लेकर आए, विधेयक पास हुआ 7 फरवरी को, और 17 फरवरी को और 18 फरवरी को परीक्षा हुई और वो पेपर लीक हो गया। जी देखो, आप सरकार एक प्रयास करेगी ना, सरकार पूरी तरीके से प्रयास कर रही है, पूरी तरीके से छात्रों के हितों के लिए प्रयास कर रही है। इनका भुगतान कौन करेगा सर? नहीं, अब देखो सवाल इसका भुगतान कौन करेगा विषय नहीं है, चीजें ठीक होनी चाहिए। हम चीजों को ठीक करने के लिए अच्छा सर, करोड़ों रुपया फूक गया, उसकी कोई दिक्कत नहीं। हम लगातार चीजें कर रहे हैं ना। आपको 6 महीने सर लगेंगे, 6 महीने तो ये भी बर्बाद हो गए। नहीं देखो चावला जी, आप एक बात को अगर बात करेंगे तो कोई भी पार्टी है, कोई भी सरकार हो, कोई भी और सरकारों में भी पेपर लीक हुए हैं, और सरकारों ने किसी ने भी ये विधेयक नहीं लेगा जो हम लेकर आए 10 साल की सजा, 1 करोड़ रुपए जुर्माना। और जो सर ये उपलब्धि नहीं है गोयल साहब, उपलब्धि नहीं है। सुधा जी फाइनल कमेंट, आपने सवाल उठाया था, जल्दी से हम ये रास्ता निकाल रहे हैं। आप सुधा जी का ऑडियो आ रहा हूँ, सर्वेश जी आपके पास। मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगी, जल्दी वक्त नहीं है। विडंबना देखिए कि जो पद थे 60,244 पद थे, जिसमें लगभग 50 लाख से ज्यादा बच्चों ने आवेदन किए थे। आप जानते हैं हर एक पद पे 83 बच्चे, 83 बच्चे, और जो बच्चे यहाँ पे इको गार्डन से लेके हर जगह हैं, उनमें उन बच्चों को पता ही नहीं कि उस 83 में से एक कौन होगा। बेरोजगारी का जो आलम है, इतने ज्यादा पद है ही नहीं, बच्चे उसके बाद भी यहाँ पे आके इको गार्डन में प्रदर्शन कर रहे हैं। सुधा जी फैसला वापस ले तो लिया सरकार ने? नहीं, उसके बावजूद सोचिए तिलक जी, ये सोचने की बात है कि एक पद पे एक बच्चा नहीं है, 83 बच्चे हैं। अब उसमें से 82 बच्चे नौकरी के बिना होंगे। अब उसको कैलकुलेट करके देखेंगे तो उसमें से पद कितने भर जाएंगे? मात्र 46 कुछ, और बच्चे कितने? 7,000 कुछ, और बच्चे वक्त से ऊपर चला गया मैं, सॉरी, माफी चाहूंगा, वक्त नहीं है। सर्वेश जी प्लीज माफी चाहूंगा, वक्त नहीं है सर। थैंक यू सो मच, बहुत गंभीर विषय था, इसलिए इस चर्चा में इसको शामिल किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया गोयल साहब, आपका भी, सुधा जी आपका भी सर्वेश जी, और साथ ही साथ आपका भी सोनी जी। तो अभी यहां से लड़ाई का आगाज हुआ है, गठबंधन सिर्फ बना है धरातल पर, दल मिलने का जिक्र है, लेकिन दिल भी मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।